मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की, मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं। माइक कहां से हम लोग वॉल्यूम बढ़ा लेंगे। सैल्यूट आपको साहब, सैल्यूट करता हूं आपको, सैल्यूट करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। जितना मन मुझे कभी 15-16 साल पहले जब मैं आया था वो आज तक वो यादें मेरे मन में बसी हुई हैं। और जिस प्यार से शांतनु मट्टू यहाँ बैठे हैं, उनके घर से मैंने अपने लिए खाना मंगाया था। मैं बाहर का होटलों का नहीं खाता, ये नाम मुझे याद ही नहीं होता कभी। बैठे कि चले गए? बैठा है, तारीख तय करके जाना। मैं अभी भी ऐसा ही हूं जैसा था, आप चिंता मत करो। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी मन से सुन लेना साहब इस कविता को। नई कविता, मैंने मुश्किल कविता लिखी है। तलवार की धार पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, किसी नदी के ठीक बीचों बीच खड़ा होना बहुत मुश्किल है। एक नदी के किनारे पे खड़ा होकर दूसरी ओर पत्थर फेंक देने में क्या मुश्किल काम है। लेकिन संपत भाई मैंने एक मुश्किल काम किया है। आदरणीय रमा जी, आप पहली बार सुनेंगे इस कविता को, सुनिए मन से। मुदगिल भाई भी पहली बार सुनेंगे, योगेंद्र मुदगिल जी भी। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी। इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं क्या? थोड़ा बढ़ा दीजिए, अपना बढ़ा के छोड़ दीजिए। मैं अपना बढ़ाता हूं, ये इसका कम कर देते हैं। सरकारी है क्या? साहब, अगर कविता के लिए इतना प्यार करने वाले, कविता के संस्कार को जीने वाले और कविता से इतने लोग लगाव करने वाले, इतने हजार लोग अगर रात भर कविता के लिए बैठ सकते हैं तो कविता को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कविता का संस्कार जिंदा रहेगा। संपत जी, मीडिया हमारा संस्कार नहीं छीन सकता। वो मीडिया पर आने वाले कार्यक्रम, कॉमेडी सर्कस, लाफ्टर शो, वो तो 31 दिसंबर को शराब के नशे में डूबे हुए डिस्को हैं। और ये कविता तो नव संवत्सर की शाश्वत धारा है जिसको जालौर जैसे लोग जीवित रखेंगे, जिंदा रखेंगे, कभी नहीं मरने देंगे। इतना बड़ा उत्सव, किसी नेता की सभा में इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती जितनी कविता सुनने के लिए जालौर में भीड़ आई है। इसलिए मैं अभिवादन करता हूं आपका सभी। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने। राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं। और ये मैंने कविता तब लिखी साहब, ये गर्वोक्ति नहीं है। दिनेश चाहते होते बता सकते थे तुम्हारे 280 जीते जरूर, लेकिन एक अकेला हिंदुस्तान में मैं था जिसने हिंदुस्तान में संसद जाने का टिकट मना किया। मिलने के बावजूद, मिल जाने के बावजूद मना किया। और इसलिए मना किया ताकि मैं ये कविता लिख सकूं जो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। सुनना है। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से चार लाइन में कविता का शीर्षक लिखता हूं, संपत को सौंपता हूं और आप सबका मन मांगता हूं। आपको लगे मैं ये जिंदगी में ये धर्म जीना चाहता हूं बस। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूं, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूं। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं। लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने। मुझे लग रहा है इस कविता का ठीक लोकार्पण आज हो रहा है। मुझे तो यहीं से प्रारंभ करना चाहिए था। कविता का सिंहासन, हुजूर बैठ जाओ प्लीज। मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई, बैठ जाओ। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है।
अब कविता सुनना एक एक लाइन में। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई। और अगली पंक्तियां पकड़ना साहब, शायद सिर्फ मुझसे सुनोगे। वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, तुमने उस दिन संस्कार का सूरज एक उगाया था, तुमने उस दिन संस्कार का सूरज एक उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश। अपना रिश्ता कायम करता हूं, इस पर भी बहुत प्यार मांगता हूं आपसे, 4 लाइन सुनना। जिस दिन तुमने संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाया था, बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ, आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में, संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में, तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में, अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में बैठ जाओ बेटा, यही बैठो, अब उठना मत वरना मणिपुर में मंत्री बनवा दूंगा। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, और पंक्ति का आनंद लेना। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है, दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं, आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया की जल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया। एक पंक्ति पर मन मांगता हूं, ठीक लगे तो ताली बजाना, मेरी बात ठीक ना लगे तो चुप रहना, मैं कल से बदल दूंगा लाइन। सचमुच मैं आपकी राय पर निर्भर करूंगा, मैं जालौर की जनता की राय मांगता हूं, मेरी बात ठीक लगे तो इतना आशीर्वाद देना कि मैं पूरे देश में चिल्ला के इस लाइन को पढ़ूं, और आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो मैं वचन दे के जाता हूं, कल से इस लाइन को कविता से निकाल दूंगा। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की थी। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी, और पराजय गांधी जी के बंदर की, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की थी। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे, हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा बन जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कोई दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छिपने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम। एक छंद हुआ, 4 छंदों की कविता। दूसरा सुनिए। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, कुछ साधुओं को छोड़कर। अगर वो जुबानें बंद कर दी होती तो आज किसी मुर्गे को कलंगी नहीं बनती। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं, गायत्री के गंगा माँ के गैया के रखवाले हैं, भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई मानवता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। जब मैं पढ़ता था LLM में, तब मैंने जेपी के आंदोलन में हिस्सा लिया। मीसा भोगा है मैंने जेपी के आंदोलन में हिस्सा लेकर। जेपी के आंदोलन की कोख से ऐसी पार्टी निकली थी जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया था। अन्ना के आंदोलन की कोख से ऐसी पार्टी निकली है केवल एक म्यूनिसिपैलिटी पर राज करती है।
जिसका बजट बंबई की नगर पालिका से कम है। जेपी के साथ काम किया, मीसा भोगा मैंने, या उसके बाद मैंने काम किया जेपी के आंदोलन की कोख से भी दो चीज पैदा हुई थी, जनता पार्टी, हरिओम पवार। हरिओम पवार आपके सामने, जनता पार्टी का मुझे पता नहीं है क्योंकि ऐसी पार्टियों का पता नहीं रहता। दूसरा मैंने काम किया एक साधु के साथ। मुझे लगता है, आज भी लगता है कि वो आदमी जन जागरण का काम करके योग के माध्यम से हिंदुस्तान के गरीब जनता को स्वास्थ्य दे सकता है, इसलिए मैंने काम किया। उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुझे नहीं पता, उनसे मेरा सरोकार भी नहीं है, इसलिए मैं उनका समर्थन उतने तक करता हूं जहां तक उनका रोल था। आपको लगे कि मैंने उनके रोल पर टिप्पणी ठीक है तो सुनिएगा। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना रामदेव के स्वाभिमान की कोशिश को, जिसके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योगा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर, वंशवाद को राजमहल से। और दो लाइन पढ़ता हूं साहब, ये मेरे छोटे भाई बताते हैं, संपत जी बताते हैं, मौदगिल जी बताते हैं, आजाद बताता है कि जब मैं जवान था तो मैं हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ खड़े किया करता था। ये मेरे छोटे भाई कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में कवि सम्मेलनों में तालियों के पहाड़ और चोटियां मेरे नाम लिखे हुए हैं। आज मैं जालौर में 15 साल बाद आया हूं, लेकिन मैं वही अपनी जवानी का एहसास जी के जाना चाहता हूं। अभी नहीं, दो पंक्तियां सुनी और आपको लगे कि मुझे वो एहसास जीना चाहिए आज जालौर के इस मंच पर, तो मुझे वही एहसास दिलाना जो मैं 15 साल पहले हिंदुस्तान की जनता के साथ जिया करता था। एक बार फिर मेरा मन है, मैं तालियों का आकाश भरंबार देखना चाहता हूं। आपको लगे कि ये बात सहज सहज से सहज बात आपके दिलों तक पहुंचती है, तो देखना चाहता हूं आप मेरे इस ईगो को कितना संतुष्ट करते हैं कि मैं तालियों का एक अंबार पहाड़ चोटी फिर आज देखना चाहता हूं। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। बाबा जी ने पतंजलि को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार। को पुनः जिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। ये भारत को जगत गुरु का मान दिलाने वाले हैं, आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाने वाले हैं। आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाने। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंदवंश कट जाता है। मैं चंद्रवरदायी कुल का धर्म नहीं मिटने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। तीसरा छंद सुनिए, अब मेरा हरिओम पवार लौटता है। बस मैं इतनी देर तटस्थ रह सकता था, और कैसे लौटता है देखना चाहता हूं। आप मेरा कितना साथ देते हैं। हमने बहुत व्यथा, संपत जी आप भी ताली बजाओ। मैंने आपके उस लेख पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में नहीं आया। ये अदला बदली करना पड़ता है। हमने, देखिएगा मेरा, अगर मेरी ईमानदारी लगे, आपको लगे कि ये कलमकार आज भी ईमानदार है तो समर्थन मांगता। हमने कई व्यथा भोगी हैं, हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। ये परिवर्तन चढ़ ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती। भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, लाल किला भी उसका भाषण बारंबार नहीं सुनता। लाल किला भी उसका भाषण, लाल किला भी उसका भाषण बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या? इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कड़वी बात कह रहा हूं लेकिन थोड़ा मुलायम होकर कह रहा हूं। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो? और साहब फिर मांगता हूं आपका आशीर्वाद। जो मैंने लिखा है, मैंने क्या क्या छोड़ा होगा आप सोच भी नहीं सकते।
क्या क्या दाव पे लगाया होगा आप सोच नहीं सकते। दोस्ती, कुछ पाने का मोह, कुछ पाने का पद प्रतिष्ठा, कुछ सबको जूते की नोक पर रखकर जो लिख सकता था वो लिखा है। आपका मन मांगता सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा, जो भूखों के लिए किए हो काम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो, काले धन के गद्दारों के नाम बता दो। हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से चौथा और अंतिम छंद सुनिए। ये मुश्किल काम था जो मैंने किया है। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, इसी बात पे जीत के आए ना। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं तोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता। 12 लाइन पढ़ रहा हूं साहब। जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद मेरी बातचीत हुई थी, बोले मैं खिलाफ लिखना बंद करा दूंगा। मैंने कहा मैं खुद लिखना बंद कर दूंगा, 12 काम कर दो। आपके सामने आपकी ओर से, जनता की ओर से 12 मांग दे रहा हूं, जो भी सरकार ये मेरी 12 मांग पूरी कर देगी मैं उसके खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। आपको लगे एक एक मांग ठीक है तो मेरा समर्थन करना और मुझे जनकवि होने का एहसास दिलाना। आज यहां से राजस्थान की मिट्टी से सुनिएगा। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। एक एक लाइन पढ़ रहा हूं साहब, समर्थन करना। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, नंगे बदन लिए बैठे हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, नंगे बदन लिए बैठे हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, तुम चाहो तो भारत के घर घर को देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोपड़ियों को, ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश। अंतिम पंक्तियां सुन लेना साहब, अंतिम तो सुन लो पहले, मन से सुनना साहब, मन से सुनना, मैंने पढ़े लिखे होने का सबूत दिया है। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। केवल नारा नहीं है ये सिद्ध कर दो कि ये सचमुच तुम चाहते हो। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा है, सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का प्रधान हमारा अपना है, ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि भारत को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि भारत को
अच्छा, महिलाओं के बारे में एक बात बता दूं भाई साहब, ये इन महिलाओं को आप सिर्फ चैनल देखते हुए, न्यूज चैनल देखते हुए, सिर्फ पूरे साल में 2 ही दिन होते हैं जब ये न्यूज चैनल देखती है। इसके अलावा न्यूज चैनल तो है ही नहीं। ये सास बहू के नाटक वगैरह ये सब कुछ, न्यूज चैनल सिर्फ 2 दिन देखा जाता है। पहले वो दिन जब हमारे देश का बजट आता है, इन्हें सबसे पहले देखनी होती है लिपस्टिक तो महंगी नहीं होगी, काजल तो महंगा नहीं हो गया, मेकअप की किट तो महंगी नहीं होगी। और दूसरा इन्हें देखना होता है जिस दिन करवा चौथ हो गए, पति आराम से अपनी कोई फिल्म, अरे देख लो ना, है सोनू के, मुन्नू के, अमित के पापा, अमित भाई, अमित तू नहीं था उसमें अमित जा बेटा छत पे देख के आ ना, मम्मी अभी ना निकला। फिर बाप को भेजा, जाओ आप देख के आओ। पर बाप ने बोल दिया कि हाँ चांद तो निकल गया। पत्नी फट से लेके आई थाली, अरे भाई अब जल्दी से पूजा करूंगा, पानी पीऊं। कह रही कहां है? पति कोणी मार गया, देख मेरा चांद तो पड़ोसन आ गई छत पे। तो ऐसे भी लोग हैं भाई साहब। लेकिन देखिए, मैं आपके बीच में जितनी भी देर आया हूं, मैं बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस मंच से जुड़े। आपको बतला दूं, मैं ये कपड़े मेरे नहीं है भाई साहब, ये कपड़े संदीप भैया के हैं। मैं काला कोट पैंट पहन के आया था यहां पे। मैं पहले आपको बतला दूं, जैसे ही मैं काला कोट पैंट पहन के आया, ये वाला भाई जो बांट रहा है ना, ये मेरे पास आया, बोला मैं यहां बैठ रहा हूं, तू यहां बांट। मुझे टेंशन होगी यार ये तो कपड़े भी मैं ऐसे पहन के आ गया। मैं दोबारा वापस गया, मैंने कहा संदीप भैया जो भी कपड़े हो दे दो यार, मैं पहन के बस थोड़ी देर के लिए पढ़ लूं। लेकिन आपके बीच में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं। अजय जी, देखिए मैं अजय जी के बारे में बताना चाहता हूं। अजय कुमार शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं भाई साहब, वकील बहुत अच्छे हैं। पिछले दिनों ये 40 फूल खरीद रहे थे। मैंने कहा भाई साहब 40 फूल किस लिए? कह रहे यार पिछली बार वैलेंटाइन डे पे 20 फूल खरीद के और लिख दिया आई लव यू जान, और सब पड़ोसियों के घर पे भेज दिया। उनके घर में तलाक के 5 केस तो आ गए मेरे पास। तो ऐसे भी वकील नहीं होने चाहिए भाई साहब। पर अजय जी बहुत अच्छे इंसान। मैं बताऊं, सुशील जी बैठे हुए हैं। सुशील जी नमस्कार भाई साहब। सुशील साहू जी ने मुझे माला पहनाई। यकीन मानो सुशील जी, ऐसी माला तो मेरी घरवाली ने भी नहीं पहनाई थी। क्या बात है। और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि अगली बार मुझे पत्नी के रूप में आप ही मिले। और अब की बार वाला तो 4 दिन लेट हो गया, अगली बार का करवा चौथ भी आप मेरे लिए आप ही रखें बस। वाह। अच्छा, सुशील जी राज्य भी है, क्योंकि ना पता है कि जनसंख्या को कम करने का एक तरीका यो भी है कि मर्दी मर्द से शादी कर ले। पर आइए, मैं आपके बीच में जुड़ना चाहता हूं। मैं आपके बीच में 5 मिनट कविता सुनाऊंगा। अगर आपने नहीं सुनी तो फिर मैं आधा घंटा और सुनाऊंगा। वाह वाह, ये बात सही है कि सुशील जी आपसे, कि सुशील जी आपके लिए। देखो सुशील जी की स्माइल इतनी अच्छी है, मैं गारंटी से कह रहा हूं अगर ये स्माइल पाकिस्तान को दिखला दी जाए ना, तो कसम से वो हंसते हंसते हिना रब्बानी भारत के हवाले करते। पर आप लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे, क्योंकि आप लोग जानते हो। नहीं, अरे नहीं, मेरी चौथी पंक्ति आपसे तालियां बजवाएंगी भाई साहब। कि सुशील जी आपके लिए, अजय जी आपके लिए जी, ये बाबूजी जो मुंह पे, बाबूजी आपके लिए, ये गुड़िया जो मोबाइल लेके बना रही है, गुड़िया तेरे लिए। वो जो बाबूजी राजकुमार के अंदाज में बैठ के मुझे देख रहे हैं, बाबूजी आपके लिए। ये बेटा जो कोल्ड ड्रिंक पीते पीते ये कह रहा है पता नहीं कब ये चुप होगा, बेटा तेरे लिए। और ये कैमरामैन जो मेहनत मैं कर रहा हूं और फोटो वहां खींच रहा, भाई तेरे लिए भी। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, वाह, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। वाह वाह विनोद भाई, वाह। और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो खुद भी छू के आ रहे हैं। और मेरी सुन के जिनकी पत्नी इस तरह बैठी है और पति इस तरह बैठा, पति दूर से कह रहा ले लक्ष्मी मेरी तरफ से। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं हमारे देश में। मैं बतलाऊं भाई साहब, मेरा एक दोस्त, उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, थोड़ा झूठ कम कर ला कर। कह रहा विनोद भाई मुझे पता ही नहीं चलता। मगर ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, मेरे खांसते तू झूठ को छोटा कर लियो। मैं कहा ठीक है। उसे लेके मैं ससुराल में गया। ससुराल में जाते बोला सासू माँ, अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं बोला कहा पास गया 80 फुट का था। मैं बोला और पास गया 60 फुट का था। मैं बोला कहा घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला कहा भाई किसी का खांसी हो तो अपना इलाज कराओ, ये जो सारा फीते से नाप लिया, कैसे कम करूं इससे?
क्या बात है। तुम व्यवस्थाओं के कवि हैं भाई साहब, आप जितनी देर सुनना चाहोगे उतनी देर। लेकिन मैं सुशील जी, फिर सुशील जी का जिक्र आ गया। देखो कि राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी पड़ता है जिसमें झांक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। ये जानने के लिए मैं और संदीप भैया उस कुएं के पास गए। मैंने नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। संदीप भैया ने अपना नाम लिया संदीप वशिष्ठ, तो कुएं में से आवाज आई संदीप वशिष्ठ। मैंने सोचा है सुशील साहू जी का भी नाम लेके देख ले, तो मैंने नाम लिया सुशील साहू जी, तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गया, बड़े समाज सुधारक आदमी। मैंने दोबारा से लिया दी साहू कोऑपरेटिव वाले सुशील साहू जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं। बगल में कुटिया थी, कुटिया के बाहर एक बाबा थे। मैं बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कोई ने जवाब दिया विनोद पाल। संदीप भैया ने अपना नाम लिया तो कोई ने जवाब दिया संदीप वशिष्ठ। जब मैंने सुशील साहू जी का नाम लिया तो कोई ने जवाब क्यों नहीं दिया? बाबा ने बोला बेटा दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, संदीप वशिष्ठ का जवाब हो सकता है, पर सुशील साहू जी का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब व्यक्ति। वाह 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 भैया वाह, बहुत बढ़िया। सुशील जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। नहीं आ जाओ, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा बात यहां पे भी खत्म नहीं हो जाती, मैं बतला दूं। सुशील जी आ जाइए आप। सुशील जी इतने अच्छे इंसान है, मैं बतला दूं। पिछले दिनों मैंने बोला, मैंने भाई साहब आपने, अब आप भाई साहब लाओ लो ये बात या बहुत बढ़िया। सुशील जी इतने अच्छे इंसान, मैं बतला दूं। मैंने बोला भाई साहब आपने साहू समाज के लिए इतना सारा काम कर रखा है। साथियों जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। ये बात मैंने बोला भाई साहब आपने साहू समाज के लिए इतना सारा काम कर रखा है, मैं चाहता हूं कि आपकी एक मूर्ति लगे। कह रहा विनोद भाई जिंदा आदमी की मूर्ति? मैं कहा क्यों, वो मायावती की भी तो लगी थी। कह रहा नहीं यार फिर भी कितना खर्चा आ जाएगा? मैंने बोला यही कोई 15-20 लाख रुपए। देखिए इतने सीधे आदमी। बोले भाई कितना खर्चा आ जाएगा? मैं बोला मैं यही 15-20 लाख। कह रहा यार तू 2 लाख रुपए दे, मैं झंडा लेकर खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। तो ऐसे आदमियों की भाई साहब कमी नहीं। आइए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं माताओं बहनों का कि अपना पूरा टीवी सीरियल छोड़ के मुझे सुनने के लिए आप आई। क्या बात है, ये बहुत बड़ा आपने बलिदान किया है मेरे लिए। मैं आपके बीच में एक छोटी सी पहले कविता रखूंगा भैया। हाँ हाँ स्वागत भैया। वाह, हमारे बीच में एक हास्य का बड़ा नाम, जिनको देख के अब हास्य के जितने भी कवि हैं उनको सीख के अब हास्य करना सीखते हैं। एक मेरे बड़े भाई अनिल अग्रवंशी जी आपके बीच में आगे, एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का स्वागत करें। तो मैं एक छोटी सी कविता इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि ये पावन मंच हो गया है साहू कोऑपरेटिव का, तो मैं चाहता हूं एक पावन मंच, एक छोटी सी कविता आपसे जोड़ूं। बाबूजी आप सबका आशीर्वाद चाहिए कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे, कि हम अपने पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे। फोटो में तो जच गई थी, अब बहू देखने गए थे। तो लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। हो सकता है ये नजारा आपके भी घर का हो कि लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था। सास सज धज के खड़ी थी, मेरी ससुरा झाड़ू लगा रहा था और घर में सास की चलती थी। एक दृश्य समझा रहा था, सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था। और मेरा होने वाला साला, तालियां तो अब चाहिए दूसरी पंक्ति पे, और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था। जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। क्या बात है, वाह। और मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। क्या बात है। मेरे ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। मेरे मुंह से निकला, सुई किसने गाड़ दी? इतने में ससुर बोला, वो ससुर शर्माते वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। ससुर शर्माते बोला वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था और जल्दबाजी में सुई को उल्टा मैंने गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, सुशील जी सुनिएगा, कि उसे चाय नहीं मैं कह सकता। हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और तालियां तो अब चाहिए। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। और अब अगली पंक्ति पर सारी महिलाएं ताली बजाएंगी, लिख लेना मेरी तरफ से। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, 2.5 हाथ का घूंघट करके वो लड़की फिराई। मैं बोला जी वो लड़की से अकेले।
पिछली बार सुनाई थी तो इससे ज्यादा तालियां मिली थी मुझे। मैं फिर दोबारा से शर्माऊंगा, आप फिर से ताली बजाएंगे। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करनी थी। अच्छा, लड़की के बाप का काम क्या क्या होता है? अगर देखने जाओ, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, यहां से इतने पैसे आते इतने। पर मेरे ससुर ने बतला दिया कि शादी के बाद मेरी भी जगह कहां पे होनी थी। हो सकता है आप में से भी कुछ की जगह वही हो। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूं। ससुर मेरे बाप से बोला आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूं। उनके जाते ही अब लड़की और मेरे बीच में बात हो रही है। बाबूजी, सुशील जी, अब मुद्दा देखिएगा। उनके जाते ही मैंने पूछा लड़की से, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। मैं बोला जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटा मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। वाह 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 वाह। एक चीज और है, हाँ। विनोद जी जो है, जो भैंस जिनके कटरे कटिया मर जाते हैं तो विनोद जी को उनके सामने लेके जाके सांगू खड़ा कर देते हैं। हाँ। नहीं वो भैंस समझेगी कि अब कोई बात नहीं, आ गया लवारा। तो बोला जी मैं बोला जी आपको लगता है कि आपका नाम जानवर से मिलता है जुलता है? बोले बेटा मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोले जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटा जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो संदीप वशिष्ठ का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। मेरे हाँ कहने पे लगे अच्छा हिंदी में कर लेते हो बात? मैं बोला बोली इंग्लिश में कर लेते हो बात? मैं बोला इंग्लिश, वो तो सिर्फ नमकीन के साथ। वाह वाह वाह। फिर बोली कि सच सच बता तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? अब मैं इस पूरे मंच से जुड़ना चाहूंगा भैया। अनिल, स्वागत स्वागत। आप सुनना, संदीप भैया, अमित भैया, चेतन भाई सुनना। बोली सच सच बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? मैं बोला है पागल लड़की। मैं बोला है पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है? आजकल एक कवि का घर एक कविता नहीं एक चुटकुला चलाता है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बोली वाह बेटे, हास्य में व्यंग मार रहा है, कवियों के सामने कवियों की उतार रहा है। फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं, तू करता भ्रष्टाचार नहीं, तू पास तेरे कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर पे अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, एचपी का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या फ्लुएंसी है। सर से लेके पांव तक मुझको लकवा मार गया। एक लड़का होकर के मैं मॉडर्न लड़की से हार गया। अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही चार पंक्तियां गुनगुनाता हूं कि जमीन पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्या की जड़ है कुंवारों, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते क्या हो? बात क्यों है, अपनी वाह विनोद भाई, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। अनिल भैया आ गए।